चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हमारे सामने अविनाश मिश्रा वत्स की डायरी से ली गई एक कहानी है। शीर्षक है अधूरी आत्मा का डेरा। अब देखिए, ये शीर्षक सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वही, कोई वीरान हवेली, डरावनी रातें, शायद कोई भूत प्रेत। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो ये स्रोत है वो इस पारंपरिक सोच को एक तरफ रख देता है। हाँ, ये डर से ज्यादा इंतजार और अधूरेपन की कहानी है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कैसे एक जगह की कहानी उसकी दीवारों से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये कहानी भूत प्रेत की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देती है। कैसे? हम अक्सर भूतों को नाराज या बदला लेने वाली शक्तियों के रूप में देखते हैं, पर ये कहानी एक अलग सवाल पूछती है। क्या हो अगर कोई आत्मा भटकी हुई ना हो, बल्कि बस ठहरी हुई हो, किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ बिल्कुल। आज हम ये पता लगाएंगे कि ये कहानी कैसे दुख, याददाश्त और सहानुभूति के जरिए भावनात्मक उपचार के विषयों में उतरती है। मतलब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है? नहीं, ये एक अधूरी कहानी को सुनने और उसे पूरा करने की प्रक्रिया की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जगह से जिसे लोग अधूरी आत्मा का डेरा कहते हैं। और इसके बारे में एक लाइन कही गई है जो मुझे लगता पूरी कहानी की नींव रखती है। जहां किसी की कहानी अधूरी रह जाती है, वहां उसकी आत्मा नहीं, उसका इंतजार रह जाता है। ये लाइन ही कितनी अलग है ना? आमतौर पर हम सुनते हैं आत्मा भटकती है या आत्मा बदला लेती है, यहाँ इंतजार रह जाता है कहा गया। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। आत्मा का भटकना वो एक एक्टिव चीज है, उसमें एक इरादा है, एक बेचैनी है। अच्छा। लेकिन इंतजार का रह जाना एक पैसिव स्टेट है। ये एक भावना है जो इतनी गहरी है कि वो उस जगह की हवा में, उसकी दीवारों में बस गई है। मतलब एक तरह का इमोशनल रेजिड्यू। हाँ, भावनात्मक अवशेष। कहानी हमें शुरू में ही बता रही है कि हम किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे आंतरिक दुख से मिलने वाले हैं जो समय में जम गया है। और जगह का वर्णन भी कुछ ऐसा ही है। शहर से दूर, काई लगी दीवारें, आधी बंद खिड़कियां। बिल्कुल, ये भौतिक अलगाव उस भावनात्मक अलगाव का प्रतीक है। और इसी अलग थलग माहौल में एंट्री होती है अमन की। एक ऐसा किरदार जिसे नौकरी के सिलसिले में वहीं रहना पड़ता है और जो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, जो कि बहुत जरूरी है कहानी के लिए। हाँ, उसका एक बड़ा कमाल का संवाद है। डर अगर सच होता तो हर कहानी पूरी होती। अमन का किरदार बहुत चतुराई से लिखा गया है। वो हम सबका, मतलब एक तर्कसंगत दर्शक का प्रतिनिधि है। राइट। वो शक के साथ उस जगह पर कदम रखता है। अगर किरदार पहले से ही डरा हुआ होता तो हर छोटी मोटी आवाज को भूत मान लेता। और कहानी अविश्वसनीय हो जाती। हाँ, लेकिन अमन के यकीन न करने की वजह से जब उसके साथ कुछ होता है तो उसका असर हम पर भी ज्यादा गहरा होता है। और लेखक ने चालाकी से पहली 2 रातें बिल्कुल शांत रखी हैं। बिल्कुल। इससे अमन का विश्वास और पक्का हो जाता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और इसीलिए जब तीसरी रात कुछ होता है तो वो उसे खारिज नहीं कर पाता। हाँ, और जो होता है वो भी कोई बहुत नाटकीय नहीं है। नहीं, तीसरी रात उसे कुछ महसूस होता है। कोई नाम लेकर नहीं पुकारता, कोई डरावनी शक्ल नहीं दिखती, बस किसी के होने का एक गहरा एहसास। जब वो सोने की कोशिश करता है तो लगता है जैसे कोई ठीक सिरहाने खड़ा है, पर आंख खोलते ही सब गायब। और कहानी में लिखा है हवा भी नहीं हिलती। हाँ, ये डर पैदा करने का बहुत ही सूक्ष्म तरीका है ना? बिल्कुल। वो हमें मनोवैज्ञानिक बेचैनी महसूस कराना चाह रहे हैं। ये कोई जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं है। नहीं, ये एटमॉस्फेरिक हॉरर है, जहां माहौल ही आपको असहज कर देता है। ये डर किसी बाहरी हमले का नहीं, बल्कि अपनी ही इंद्रियों पर से विश्वास उठ जाने का है। मतलब जब आपका दिमाग कहता है कि कमरे में कोई नहीं है, पर आपका शरीर महसूस करता है कि कोई है। असली डर वहीं पैदा होता है। वो एक भारीपन का एहसास है जो असल में दुख या अवसाद जैसी भावनाओं से बहुत मिलता जुलता है। तो ये आत्मा डरा नहीं रही, शायद अपना दुख महसूस करा रही है। हाँ बिल्कुल। और अमन, जो इतना तर्कवादी था, अब इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो इसे समझने की कोशिश करता है और यहीं से उसे कुछ सुराग मिलने लगते हैं। वो देखता है कि मकान के एक कोने में फर्श जरा धंसा हुआ है, जैसे वहां कभी कुछ रखा गया हो, या शायद कोई रोज एक ही जगह बैठता हो। हाँ, ये एक छोटा सा भौतिक सुराग है, लेकिन ये उस मनोवैज्ञानिक एहसास को एक ठोस आधार देता है। बिल्कुल, ये सुराग बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस एहसास को एक ठोस रूप देता है।
धसी हुई जमीन उस जगह पर लगातार दोहराई गई किसी क्रिया का संकेत है, किसी के बैठने, किसी के इंतजार करने का। एक खालीपन या नुकसान का स्थायी निशान। सही कहा। ये कहानी को दिमाग से निकालकर दुनिया में स्थापित कर देता है। और फिर उसी रात उसे एक सपना आता है जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। वो सपना। एक औरत जिसका चेहरा साफ नहीं है पर आंखें बहुत थकी हुई हैं। वो कुछ कहती नहीं, बस अपने सीने की ओर इशारा करती है और फिर एक खाली पालना दिखाई देता है। ये सपना कहानी का दिल है और यहाँ कहानीकार एक बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? इसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। मतलब किसी गहरी आंतरिक भावना को दिखाने के लिए एक बाहरी छवि का उपयोग करना। अच्छा। यहाँ खाली पालना सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये उस माँ के अंदर के अथाह खालीपन का भौतिक रूप है। सही है। लेखक को ये लिखने की जरूरत नहीं कि वो माँ बहुत दुखी थी। बिल्कुल, उन्होंने हमें खाली पालना दिखा दिया और हमने उस पूरे दुख को महसूस कर लिया। थकी हुई आंखें, सीने की ओर इशारा, ये सब शब्दों के बिना एक पूरी कहानी कह रहा है। और लिखा है उसका दिल बिना वजह भारी था। हाँ, ये वो बिंदु है जहां कहानी का रहस्य एक मानवीय त्रासदी में बदल जाता है। इस सपने के बाद अमन पूरी तरह हिल जाता है और वो गांव के एक बुजुर्ग से बात करने जाता है और तब जाके असलियत सामने आती है। हाँ, बुजुर्ग बताते हैं ये डेरा किसी भूत का नहीं, एक अधूरी माँ का है। सालों पहले वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। बच्चा नहीं रहा पर माँ वहीं रह गई। उसने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया कि उसका बच्चा चला गया है। और ये जानकारी, उस एहसास, उस सपने और उस ढसे हुए फर्श, सब कुछ को एक साथ जोड़ देती है। बिल्कुल। और यहाँ कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। दुख को स्वीकार न कर पाना ही उस औरत के वहां रह जाने का कारण है। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे अपूर्ण शोक या इनकम्प्लीट ग्रीफ कहते हैं। वो शारीरिक रूप से भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी चेतना, उसका दुख, उसका इंतजार उस जगह से एक लूप में जुड़कर रह गया है। मतलब वो एक ऐसी अवस्था में फंस गई है जहां समय आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, वो बस उसी पल को, उसी इंतजार को बार बार जी रही है। उस जगह का धसा हुआ फर्श इसी न खत्म होने वाले इंतजार का भौतिक सबूत है। और तब अमन एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है जो शायद हम सब पूछना चाहेंगे, तो वो डराती क्यों नहीं? और बुजुर्ग का जवाब वो इस कहानी का सार है, उसका दर्शन है। वो कहते हैं क्योंकि उसे डराना नहीं, पूरा होना है। 1 मिनट इस लाइन पे रुकते हैं। हाँ। उसे डराना नहीं, पूरा होना है। ये एक पंक्ति पूरी हॉरर शैली की धारणा को ही पलट देती है ना? बिल्कुल। ये इस कहानी की सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं क्रांतिकारी पंक्ति है। ये डर को जरूरत में बदल देती है। पारंपरिक हॉरर कहानियों में भूत बदला लेने, न्याय मांगने, ये सिर्फ आतंक फैलाने आते हैं। सही है। यहाँ का भूत असल में एक मरीज है जिसे इलाज की जरूरत है, और उसका इलाज सहानुभूति है। उसे पूरा होना है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। नहीं, वो बस अपने अंदर के अधूरेपन को भरना चाहती है जो उसके बच्चे के जाने से पैदा हुआ है। ये डर को करुणा में बदल देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा विचार है। ये सब जानने के बाद अमन जो करता है वो बहुत अनोखा और दिल को छू लेने वाला है। वो कोई पूजा पाठ या तंत्र मंत्र नहीं करता। हाँ, वो उस डर का सामना नहीं करता, बल्कि उस दुख का सम्मान करता है। सही कहा। वो बस उस कोने में जहां फर्श धसा हुआ था एक छोटी चौकी रखता है, उस पर एक साधारण सा लॉकेट, और बस इतना कहता है, अगर यहीं रुकना चाहती हो तो स्वीकार है, और अगर जाना चाहती हो तो भी। ये समाधान किसी मंत्र या पूजा पाठ से ज्यादा असरदार क्यों है? क्योंकि ये समाधान बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये किसी आत्मा को भगाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसके दुख को स्वीकार करने का अमल है। हाँ, अमन ने जो किया वो सहानुभूति का सबसे शुद्ध रूप है। उसने उस माँ को वो नियंत्रण वापस दिया जो उसने अपनी जिंदगी में खो दिया था। जब उसने कहा अगर रुकना चाहती हो तो स्वीकार है, तो उसने उस दुख को वैधता दी। उसने कहा कि तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारा इंतजार जायज है। उसने कोई शर्त नहीं रखी। कोई शर्त नहीं रखी। उसने उस माँ को एक विकल्प दिया, एक सम्मान दिया जो शायद उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। और उसी पल का वर्णन बहुत खूबसूरती से किया गया है। मकान में एक हल्की सी हवा चलती है, जैसे किसी ने आखिरकार सांस छोड़ी हो। ये इतना सुंदर और सूक्ष्म क्षण है। हाँ, कोई बड़ा नाटकीय अंत नहीं है, बस एक राहत का पल। उस रात अमन को पहली बार पूरी नींद आती है। अगली सुबह डेरा वैसा ही था, पर अब वहां की खामोशी भारी नहीं थी, शांत थी। हाँ, शांत थी। हवा का चलना और सांस का छूटना ये कैथारसिस का प्रतीक है।
एक भावनात्मक रिहाई का क्षण। जैसे किसी ने बरसों से जो बोझ रोक रखा था वो आखिरकार उतर गया। हाँ, शांति किसी लड़ाई से नहीं मिली बल्कि स्वीकृति और समझ से मिली। अमन ने उस कहानी को पूरा होने में मदद की। उसने उस इंतजार को एक मंजिल दी। चाहे वो मंजिल वहीं रुकना हो या आगे बढ़ना। उसने उस माँ को सुना, और एक अनसुनी कहानी का सुना जाना ही उस कहानी का पूरा होना था। दिलचस्प बात यह है कि कहानी के अंत में जगह का नाम नहीं बदलता। नहीं बदलता, हाँ। पर उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? कहानी के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हर आत्मा भटकती नहीं, कुछ बस किसी के रुक कर सुनने का इंतजार करती हैं। और जब कोई उसे सुन ले तो अधूरापन भी शांति बन जाता है। वो जगह आज भी अधूरी आत्मा का डेरा कहलाती है, पर अब उसका मतलब बदल गया है ना? बिल्कुल। पहले अधूरी आत्मा डर का प्रतीक थी, अब ये करुणा, स्मृति और समझ का प्रतीक बन गई है। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे डरावनी लगने वाली चीजों के पीछे सबसे दुखद कहानियां छिपी होती हैं। जिन्हें बस एक सुनने वाले की जरूरत होती है। और ये एक ऐसा विचार छोड़ जाता है जिस पर हमें अपनी जिंदगी में भी सोचने की जरूरत है। ये कहानी सिर्फ एक वीरान जगह के बारे में नहीं है। मतलब अगर कुछ जगहें अपनी अधूरी कहानियों की वजह से पहचानी जाती हैं, तो हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग होंगे जो अपनी अनकही कहानियों, अनसुने दुखों के बोझ तले दबे हैं। सही है। वे हमें डराते नहीं हैं, शायद अपने व्यवहार से हमें असहज करते हैं, लेकिन शायद वो भी बस पूरा होना चाहते हैं। तो शायद असली शांति किसी आत्मा को भगाने में नहीं, बल्कि किसी की अधूरी कहानी को रुककर सुनने में है और उसे पूरा करने में मदद करने में है, चाहे वो कहानी किसी गुजरे हुए इंसान की हो या किसी जीते जागते इंसान की।